जरा इस स्थिति की कल्पना की जाए। राजस्थान के जैसलमेर में 11 अलग अलग लोकेशंस पर अचानक से इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। और सिर्फ सायरन ही नहीं, आसमान में जो कमर्शियल उड़ानें हैं उन पर रोक लगा दी जाती है और सरहदों पर नो फ्लाई जोन घोषित हो जाते हैं। बिल्कुल। अब कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि देश के जो शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं वो इस वक्त किसी अंडरग्राउंड वॉर रूम में नक्शों के सामने गंभीर मुद्रा में खड़े होंगे। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है। लेकिन नहीं, इसके ठीक विपरीत हो रहा है। थल सेना प्रमुख ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में हैं, वायुसेना प्रमुख अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हैं और नौसेना प्रमुख उज्जैन के महाकाल मंदिर में आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो विरोधाभास है ना, एक तरफ युद्ध की तेज आवाजें और दूसरी तरफ मंदिरों की शांति, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एकदम सही। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, और ये डिकोडिंग हम एक बहुत ही खास और हाल ही में वायरल हुए सोर्स के जरिए करेंगे। ये सोर्स दरअसल सुमित जैन के यूट्यूब चैनल से लिया गया एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। जिसने इंटरनेट पर काफी हलचल मचाई हुई है। बिल्कुल। इस पूरे नैरेटिव का मुख्य दावा ये है कि भारत एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा घटनाक्रम, या अगर सीधे शब्दों में कहें तो एक बड़े टकराव या युद्ध की कगार पर खड़ा है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि इस सोर्स में दी गई जो मिलिट्री, कूटनीतिक और राजनीतिक जानकारियां हैं उनकी परतों को निष्पक्ष रूप से खोला जाए। सही कहा। लेकिन इससे पहले कि हम दिल्ली के सीक्रेट कमरों से लेकर ग्लोबल सैटेलाइट्स तक की बात करें, एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, क्योंकि इस सोर्स में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है उसे बिना संदर्भ के समझना थोड़ा गलतफहमी पैदा कर सकता है। मैं यही बताने वाली थी। ओरिजिनल सोर्स में कई जगहों पर बेहद भड़काऊ, संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे देश के अंदर मौजूद कुछ लोगों या समुदायों को कॉकरोच, राक्षस या जिहादी कहा गया है। तो एक विश्लेषक के तौर पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी ये डीप डाइव किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। और हम इन भड़काऊ शब्दों या विचारों को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते। हमारा काम सिर्फ ये रिपोर्ट करना है कि ओरिजिनल सोर्स में क्या दावे किए गए हैं, ताकि ये समझा जा सके कि डिजिटल दुनिया में नैरेटिव कैसे बुने जाते हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। तो चलिए इस कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहां रणनीतियां कागजों पर उतरती हैं, यानी नई दिल्ली। सोर्स का दावा है कि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जो सबसे दिलचस्प बात बताई गई है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपी गई एक सीक्रेट फाइल, जिसे रेड फाइल कहा गया है। हाँ, रेड फाइल। और कहा जा रहा है कि ये फाइल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के रिस्क असेसमेंट से जुड़ी है। अब मुझे ये पार्ट 2 वाली बात बहुत खटक रही है। अच्छा। हाँ, क्या इसका अर्थ यह है कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस की भाषा में कोई पार्ट 1 पहले ही हो चुका है, जैसे बालाकोट स्ट्राइक या म्यांमार का क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन? देखिए, पार्ट 2 शब्द का इस्तेमाल अक्सर मिलिट्री वॉर गेमिंग में तब होता है जब किसी पुरानी, सफल लेकिन अधूरी रणनीति को एक बहुत बड़े स्केल पर लागू करने की तैयारी हो। ओहो, स्केल बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और सोर्स इसके बाद एक और अहम दावा करता है। वो कहता है कि इस 3 घंटे की लंबी चर्चा के बाद एक विशेष 4 सदस्यीय वॉर रूम कमेटी बनाई गई है। सिर्फ 4 सदस्य? हाँ, इस कमेटी में सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। क्यों? ये ऐसा है जैसे किसी बड़े कॉर्पोरेट संकट के समय सिर्फ टॉप बोर्ड मेंबर्स को कमरे में बंद कर दिया जाए और बाकियों को बाहर रखा जाए। अगर देश में कोई बड़ा क्राइसिस आने वाला है तो वो ऊर्जा संकट भी तो हो सकता है ना? हाँ, हो तो सकता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कमेटी में पेट्रोलियम मंत्री या ऊर्जा मंत्री क्यों नहीं है? अगर मिडिल ईस्ट में तनाव है और भारत को तेल की सप्लाई रुकने का डर है, तो ऊर्जा मंत्री का कमरे में होना तो सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। यही वो बारीक अंतर है जो सोर्स समझाना चाहता है। अच्छा। हाँ, जब भी कोई आर्थिक या सप्लाई चेन का संकट होता है तो संबंधित विभागों के मंत्रियों को लूप में रखा जाता है, लेकिन इस कमेटी में सिर्फ सुरक्षा यानी रक्षा और गृह और खजाना यानी वित्त मंत्री मौजूद हैं। तो इसका मतलब? इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि फोकस तेल या गैस बचाने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हथियारों की खरीद और डिप्लॉयमेंट के लिए तुरंत फंड्स कैसे रिलीज किए जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और इतना ही नहीं, सोर्स इसे प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए उस बयान से भी जोड़ता है जहां उन्होंने कहा था कि कठिन समय आने वाले हैं और बलिदान देने की बात कही थी।
दिल्ली में जो रणनीति बनी उसने एक तरह से वित्तीय और सुरक्षा पहलुओं को एक साथ लॉक कर दिया है। बिल्कुल। ये कोई सामान्य कैबिनेट मीटिंग नहीं है, बल्कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एक अति सक्रिय या इमरजेंसी स्वरूप है। लेकिन कागजी रणनीतियां तब तक बेमानी हैं जब तक जमीन पर कोई हरकत ना हो। सही कहा। और यहीं से ये चर्चा दिल्ली के बंद कमरों से निकलकर सीधे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर तक पहुंच जाती है। यहां पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो सायरन और नो फ्लाई जोन की बात हमने शुरू में की थी। हाँ, लेकिन एक चीज जो रणनीतिक तौर पर मुझे बहुत खटक रही है वो है समय। सोर्स अप्रैल के महीने पर बहुत जोर दे रहा है, लेकिन अप्रैल क्यों? आपको अप्रैल में क्या अजीब लग रहा है? मतलब राजस्थान के रेगिस्तान में तो अप्रैल में ही भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है। टैंकों के अंदर जवानों के लिए तो ये किसी उबलते हुए ओवन में बैठने जैसा होगा। मोबिलाइजेशन के लिए ये समय तो बड़ा प्रतिकूल लगता है। मौसम के नजरिए से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सैन्य लॉजिस्टिक्स मौसम की सुविधा से ज्यादा जमीन की उपयोगिता पर निर्भर करता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि सूरज एक ऐतिहासिक तर्क देता है। कैसा तर्क? खेतों में फसल कटने के बाद खाली जमीन का तर्क। मतलब रबी की फसल। एकदम सही। अप्रैल के महीने में उत्तर और पश्चिमी भारत में गेहूं जैसी रबी की फसल कट चुकी होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि रास्ते साफ हो जाते हैं टैंकों के लिए। सिर्फ रास्ते नहीं, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और भारी सैन्य साजो सामान की मूवमेंट के लिए ये खाली खेत सबसे बेहतरीन और सपाट मैदान बन जाते हैं। अरे, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। अगर फसल खड़ी हो तो न सिर्फ बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट धीमी हो जाती है, बल्कि उससे देश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी यानी किसानी का अरबों रुपए का नुकसान भी होता है। हाँ, जो कोई भी देश युद्ध के समय नहीं चाहेगा। बिल्कुल। और सोर्स इसी बात को आधार बनाकर कह रहा है कि नो फ्लाई जोन, सायरन की टेस्टिंग और इन खाली खेतों का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट टाइमिंग की ओर इशारा कर रहा है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। हम अक्सर युद्ध को सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये किसानी और फसलों के चक्कर से भी इतना गहराई से जुड़ा है, ये कमाल की बात है ना? और इसी जमीनी तैयारी के बीच वह आध्यात्मिक यात्राएं आती हैं जिनका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख मंदिरों में गए थे। हाँ। सैन्य नेतृत्व का इन मंदिरों में जाना सोर्स के मुताबिक कोई रूटीन स्पिरिचुअल विजिट नहीं है। इसे बाकायदा डिवाइन ब्लेसिंग्स यानी किसी बड़े कदम से पहले ईश्वरीय आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया बताया गया है। जैसे पुराने जमाने में राजा युद्ध पर जाने से पहले करते थे, बिल्कुल वैसे ही। जब सेना मोबिलाइज होती है तो सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि जवानों और उनके परिवारों का मनोवैज्ञानिक मनोबल भी बहुत मायने रखता है। नेतृत्व का ये कदम एक संदेश देता है कि देश वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से एकजुट है। लेकिन खाली खेतान में टैंक दौड़ाना और बॉर्डर पे सायरन बजाना, ये सब मुझे 1970 या 90 के दशक की पारंपरिक युद्ध रणनीतियां लगती हैं। आज की दुनिया तो बहुत बदल चुकी है और मजे की बात यह है कि सोर्स खुद इस बात को मानता है। बिल्कुल। और यहीं पे नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख का वो बयान आता है। हाँ। जो बयान सोर्स ने कोट किया है वो इस पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे देता है। बयान में कहा गया है कि युद्ध का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है और यह अब एक प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर। और यहीं पर सोर्स अपना सबसे बड़ा और विवादित दावा करता है। वो कहता है कि भारत को सिर्फ बॉर्डर के बाहर से नहीं, बल्कि देश के अंदर मौजूद तथाकथित 30 करोड़ जिहादियों या अवैध निवासियों से भी लड़ना होगा। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर और भारी दावा है। मेरा सवाल ये है कि सोर्स बाहरी बॉर्डर की सुरक्षा को सीधे तौर पर देश के अंदर सिविल मिलिट्री सहयोग से क्यों जोड़ रहा है? क्या पूरी सोसाइटी को मेंटली और फिजिकली तैयार किया जा रहा है? आधुनिक सैन्य रणनीतियों में इसे होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? आज के समय में प्रॉक्सी वॉर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई देश किसी बाहरी आतंकी गुट को फंडिंग दे रहा है, जैसे ईरान द्वारा हिजबुल्लाह या ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये भी है कि दुश्मन देश के अंदर ही सामाजिक अस्थिरता पैदा करना। लेकिन यहाँ हमें रुककर सोर्स के दावों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करना होगा। हाँ, वो जो भड़काऊ शब्दों वाली बात आपने शुरू में कही थी। बिल्कुल। हमने जिन शब्दों जैसे कॉकरोच या राक्षस का जिक्र किया था, वो दरअसल इसी आंतरिक नैरेटिव को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है? मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रोज अपनी सोशल मीडिया पर देखते हैं, भड़काऊ थंबनेल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड। एल्गोरिदम भी तो इसी तरह की ध्रुवीकरण करने वाली भाषा को प्रमोट करता है ना? हाँ, क्योंकि वो एंगेजमेंट लाता है। बिल्कुल।
क्योंकि ये हमारे दिमाग के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है, डर पैदा करता है। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध का एक बहुत ही मारक हथियार माना जाता है। तो ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ। जब आप अपने ही देश के एक हिस्से को या किसी विरोधी को अमानवीय तरीके से यानी डीह्यूमनाइज करके पेश करते हैं, तो आप दरअसल जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कठोर कदमों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ताकि लोग सवाल ना उठाएं। पार नहीं है, बल्कि सिविल और मिलिट्री दोनों को एकजुट होकर इस आंतरिक खतरे से निपटना होगा। इस तरह की बयानबाजी समाज में एक हम बनाम वो का बहुत गहरा असर छोड़ती है। ये डरावना भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। लेकिन ये सब अचानक तो नहीं हो रहा होगा। भारत की इन कथित तैयारियों के पीछे कोई ना कोई मजबूत ट्रिगर तो जरूर होगा। और वो ट्रिगर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। हाँ, सोर्स ने पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली और मुंबई पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। बिल्कुल। और साथ ही लाहौर में आईएसआई, सेना और आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की एक सीक्रेट मीटिंग की बात भी कही गई है, जिसमें दावा है कि 1500 आतंकियों को तैयार किया गया है। हाँ, 1500 आतंकियों को भारतीय शहरों और पश्चिम बंगाल के चुनावों में अशांति फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? यही तो मेरी उलझन है। मतलब जो देश इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के सामने बेल आउट के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जिसके पास रोजमर्रा का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो देश 1500 आतंकियों का लॉजिस्टिक्स कैसे फंड कर सकता है? ये कोई सस्ता काम तो है नहीं। हथियार, ट्रेनिंग, घुसपैठ सब में करोड़ों लगते हैं। आपकी उलझन बिल्कुल वाजिब है। तार्किक रूप से देखें तो एक दिवालिया देश को किसी भी तरह के युद्ध से बचना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो जियोपॉलिटिक्स में डेस्परेशन यानी हताशा के अपने अलग ही नियम होते हैं। हताशा? हाँ, जब किसी देश की पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है और जनता बगावत पर उतर आती है, तो सत्ता बचाने का सबसे पुराना और कारगर तरीका क्या होता है? एक बाहरी दुश्मन खड़ा करना। एकदम सही। और इसी हताशा को समझाने के लिए सोर्स ने एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना का जिक्र किया है। वो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तेल वाले जहाजों का किस्सा। हाँ, वही। वो किस्सा सुन के तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मतलब कोई सिर्फ $20 के मुनाफे के लिए ग्लोबल कूटनीति से कैसे खेल सकता है? इस घटना के मैकेनिज्म को समझे। सोर्स के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए कुछ तेल से भरे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सुरक्षित निकालने के लिए दिए थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी खुद की ऊर्जा जरूरतों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कथित तौर पर उन जहाजों को सिर्फ $20 प्रति बैरल के मुनाफे के लिए वापस अमेरिका को ही बेच दिया। मतलब अपने ही देश में तेल की भारी कमी है, लेकिन तुरंत कैश के लालच में उन्होंने जहाज ही बेच दिए। ये तो हद है। बिल्कुल। और इस कूटनीतिक धोखे का खुलासा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अच्छा। हाँ, नतीजा ये हुआ कि ईरान ने इसे अपने खिलाफ एक चाल मानकर पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया और उसे डुबो दिया। बाप रे, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये दिखाती है कि पाकिस्तान का कूटनीतिक और आर्थिक तंत्र कितनी बुरी तरह से टूट चुका है कि वो $20 के मार्जिन के लिए अपने ग्लोबल सहयोगियों को भी धोखा देने को तैयार है। और जब ऐसी आर्थिक विफलता होती है तो असीम मुनीर जैसे सैन्य प्रमुख कथित तौर पर आधी दुनिया को खत्म करने की परमाणु धमकियां देते हैं। सही कहा। और सोर्स ने जो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बाथरूम में कथित हत्या का सनसनीखेज दावा किया है, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है। हाँ, वो दावा कि बाजवा भारत के साथ अगले 20 साल तक शांति चाहते थे। बिल्कुल, ताकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी सुधार सके। उनकी हत्या का दावा दरअसल ये स्थापित करने की कोशिश है कि पाकिस्तान के सिस्टम में अब शांति की वकालत करने वाली कोई आवाज नहीं बची है। जो बचे हैं वो बस हताशा हैं। और हताशा में लिए गए फैसले सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये तो है, लेकिन हताशा अपनी जगह है। जब हम बात कर रहे हैं आतंकियों की, साइरिन की और खाली खेतों की, तो अचानक से इस कहानी में एलन मस्क की एंट्री कैसे हो जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। मतलब सोर्स दावा करता है कि पीएम मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में एक बातचीत हुई है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े टेक अरबपति एलन मस्क भी मौजूद थे। एक तरफ हम जमीन पर टैंक उतारने की बात कर रहे हैं
और दूसरी तरफ स्पेस और इंटरनेट का मालिक इस जियोपॉलिटिकल सस्पेंस में क्या कर रहा है? ये इस पूरी डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें भविष्य के युद्धों की असलियत दिखाता है। कैसे? देखिए, पहले के समय में जब युद्ध शुरू होता था तो सेनाएं सबसे पहले दुश्मन के टेलीग्राफ के तार काटती थीं। हाँ, ताकि कम्युनिकेशन टूट जाए। जिससे कि आज के समय में आप एक झटके में पूरे देश को डिजिटली अंधा कर सकते हैं। आधुनिक युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट्स पर निर्भर करते हैं। यानी अगर संचार ही टूट गया तो चाहे कितने भी टैंक हों वो अंधे हो जाएंगे। एकदम सही। सोर्स के मुताबिक मोदी, ट्रंप और मस्क के बीच जो बातचीत हुई उसका मुख्य एजेंडा था मिलिट्री ग्रेड सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन स्थापित करना। अगर संघर्ष होता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशंस को जैम किया जाएगा। अब यहीं पर एलन मस्क का रोल आता है। स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती हैं। तो ये पारंपरिक संचार से अलग कैसे? मतलब मोबाइल नेटवर्क से? जमीन पर मौजूद सेल टावर्स या फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बम से उड़ाया जा सकता है या हैक किया जा सकता है, लेकिन स्टारलिंक सीधे अंतरिक्ष से एक छोटे से रिसीवर तक इंटरनेट भेजता है। ओहो, मतलब इसे काटना मुश्किल है। दुश्मन के लिए इसे पूरी तरह से जैम करना या काटना लगभग असंभव है। सोर्स का दावा है कि इस ग्लोबल अलायंस का मकसद पाकिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह से ब्लॉक करना और भारत अमेरिका के बीच एक अभेद्य संचार तंत्र बनाना है। ये दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध में डेटा और सैटेलाइट्स हथियारों से कहीं ज्यादा घातक हो चुके हैं। यह एक शानदार एनालॉजी है। मतलब कल का टेलीग्राफ तार आज का फाइबर ऑप्टिक केबल बन गया है और उसे बचाने के लिए हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को एक साथ पिरोएं तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। बताइए। दिल्ली के वॉर रूम में हाई लेवल मीटिंग्स और अजीत डोभाल की रेड फाइल, वहां से रणनीति जमीन पर आती है, जहां अप्रैल के खाली खेतों का फायदा उठाने के लिए सायरन और नो फ्लाई जोन एक्टिवेट हो गए और सेना प्रमुख ईश्वरीय आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही देश के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए एक बहुत ही आक्रामक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सीमा के उस पार आर्थिक रूप से टूट चुका पाकिस्तान अपनी हताशा को छुपाने के लिए परमाणु धमकियों और आतंकों का सहारा ले रहा है। और इन सब के बीच अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में मस्क, ट्रंप और मोदी एक सुरक्षित डिजिटल किलेबंदी कर रहे हैं। एकदम सटीक सारांश। शुक्रिया। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को समझना आम जनता के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? भले ही सोर्स के इन दावों में कितनी सच्चाई हो या ना हो, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि आज के डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक अफवाहें और तीखी राजनीतिक बयानबाजी किस तरह एक साथ मिलकर काम करती हैं। पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए। बिल्कुल। जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सा शब्द, कौन सी खबर और कौन सा एल्गोरिदम हमारे दिमाग को किस दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहा है, तब हम उस नैरेटिव का मोहरा बनने से बच सकते हैं। आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग आज के समय में हमारी सबसे बड़ी ढाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम हर वायरल वीडियो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड को बिना सोचे समझे मान लेंगे तो हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के पहले शिकार होंगे। हाँ, और यही उनका मकसद होता है। आज हमने जो ये पूरी चर्चा की है, उसने मुझे शुरुआत की उस सायरन और मंदिरों वाली तस्वीर पे दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। एक विचार जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है वो ये है कि मेरा मतलब है, अगर आज के दौर में युद्ध का असली स्वरूप पूरी तरह से प्रॉक्सी, इकोनॉमी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिजिटल नैरेटिव्स में बदल चुका है, हाँ, तो क्या हमें सच में सरहदों पर बजने वाले सायरन की आवाजों का इंतजार करना चाहिए? या फिर असली युद्ध हमारे और आपके मोबाइल स्क्रीन्स और लोगों के दिमागों के बीच पहले ही शुरू हो चुका है? ये सोचने वाली बात है। सच में? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सोर्स, नई जानकारियों और एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।